वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। आई एम पीयूष परासर। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, दिस टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। आप पूरे यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको ये टॉपिक कहीं भी ठीक से पढ़ाया हुआ नहीं मिलेगा। मैं आपको कुछ ऐसा इस टॉपिक को पढ़ा दूंगा कि ये चीज आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में, एग्जामिनेशन से तो क्वेश्चन बचेंगे नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ तक में काम आएगी जब आप रियल फील्ड में जॉब में जाओगे तो। ठीक है, तो चलिए डिजाइन प्रोसेस से शुरू करते हैं। डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट, दिस इज लेक्चर नंबर 2। इससे पहले वाला लेक्चर में मैंने आपको डिटेल दे दिया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट का। ओके, तो डिजाइन प्रोसेस से शुरू करेंगे। जैसे कि हमें मालूम है, मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में ही बताया था आपको कि हमें सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा। पहला जो मेरा स्टडी है, इट विल बी डिजाइन पैरामीटर्स। डिजाइन पैरामीटर्स, सो हेडिंग बनाइए डिजाइन पैरामीटर्स। सो ऐसे कुछ कुछ पैरामीटर्स हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट को डिजाइन करने के लिए, जिसे समझने बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनमें से सबसे पहला पैरामीटर जो है, इट इज योर पहला स्टैंडर्ड एक्सेल लोड। स्टैंडर्ड एक्सेल लोड, तो समझना है इस बात को। स्टैंडर्ड एक्सेल लोड को जनरली हम एक नोटेशन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, वो है L। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए आप ये कि एक एक्सेल किसे कहते हैं हम। लेट्स सपोज कि यहां इस तरह से आपका एक व्हील का सेट है, दिस इज योर व्हील सेट। ठीक है, ये जो कंप्लीट व्हील सेट आपको दिख रही है, जिसमें एक शाफ्ट है, ऐसा एक शाफ्ट है, यहां एक पहिया, इधर एक पहिया। दिस कंप्लीट सेट इज वन एक्सेल। जस्ट ए मिनट, एक्चुअली आई विल टेक दिस वन। इससे क्या होता है, दिखता है। तो ये जो कंप्लीट सेट है, इसी को हम कहेंगे वन एक्सेल। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एक्सेल लोड का क्या मतलब हुआ, जब हम रोड को डिजाइन करेंगे। ठीक है, रोड को हमको डिजाइन करना है, तो मैं आपसे पूछूंगा अगर एक सवाल कि मेरे को ये बताओ कि आप जो थिकनेस ऑफ पेवमेंट प्रोवाइड करोगे वो कितना प्रोवाइड करोगे, मैं आपसे पूछूंगा, तो आप क्या बोलोगे? मुझे ये बताइए कि उस पेवमेंट, सबसे पहला क्वेश्चन, भले आप थिकनेस निकालना आपको आता है नहीं आता है उससे मतलब नहीं है, कोई भी सबसे पहले यही पूछता है, कितना लोड आ रहा है रोड के ऊपर, कितना लोड आ रहा है, कितने लोड के लिए हम डिजाइन करेंगे। तो जितने लोड के लिए हम डिजाइन करेंगे उसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एक्सेल लोड। इसके लिए आईआरसी ने अपना कोडल प्रोविजंस दिया हुआ है। ठीक है, यहां पे मैं आपको बता दूं, डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट चूंकि हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया है, तो हम कौन सा कोड यहां पे फॉलो करेंगे, इंडियन रोड कांग्रेस की कोड 37, जो कि 2018 में रिवाइज हुई थी। क्लियर है, दिस इज द लेटेस्ट एंड न्यू कोड विच वी विल फॉलो इन द डिजाइन। तो स्टैंडर्ड एक्सेल लोड कहने का मतलब है डिजाइन लोड दैट इज कमिंग ऑन एक्सेल, the design load that is coming on Excel which is used for design of the road, उसको हम स्टैंडर्ड एक्सेल लोड कहेंगे। समझ गए? तो ये पूरे एक्सेल के ऊपर आ रहा है, तो ये एक लोड होगा। दूसरा चीज, अगर मैं किसी एक सिंगल पहिए का बात करूं, यहां पे दो पहिए हैं, अगर मैं बोलूं ये पहिया नंबर 1 है, दिस इज पहिया नंबर 2, इस पूरे एक्सेल पे लेट्स सपोज कि लोड आ रहा है L, इस पूरे एक्सेल पे लोड आ रहा है L। अब मैं आपसे पूछूंगा
कि किसी एक पहिए पे क्या लोड होगा, ठीक है, किसी एक पहिए पे क्या लोड होगा। फॉर एग्जाम्पल वो फोटो, वो स्क्रीनशॉट जब हम लिए थे वो ऑटोमेटिकली आ गया था, कोई बात नहीं, आप उसको मत देखिए। देखिए क्या कहना चाहता हूं कि दो अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा मैं ये कर देता हूं, इधर करते हैं बगल में। लेट्स सपोज कि आपके पास ये रोड है, दिस इज योर रोड। अब मैं किसी एक पहिया को ले लूंगा, चाहे पहिया 1 या पहिया 2, तो इसके ऊपर एक पहिया बनाऊंगा। ये मैंने बना दी एक व्हील, ठीक है, ये कोई एक सिंगल पहिया है। तो जहां पर रोड पे व्हील आपका कांटेक्ट में है, उस पॉइंट से एक पर्टिकुलर लोड जो उस व्हील के ऊपर आ रही है, उस लोड को ये ग्राउंड के अंदर या फिर रोड पे ट्रांसफर कर रहा होगा। तो लेट्स सपोज वो जो लोड है उसको मैं कहता हूं P, ठीक है। अब ये जो P है, ये जो P है, इसको कहा जाता है व्हील लोड। क्लियर है? इस P को कहा जाता है व्हील लोड। सो इसको लिखना है तो लिख लीजिए, मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा, इधर हो नहीं रहा। सो यहां पे आपने ये समझ लिया कि एक एक्सल पे जो लोड आ रहा है उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एक्सल लोड, उसकी रिप्रेजेंटेशन है L। और किसी एक व्हील के ऊपर जो लोड आती है उसको हम कहते हैं व्हील लोड, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय नोटेशन P। क्लियर है? चलिए, तो अब इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि स्टैंडर्ड एक्सल लोड, स्टैंडर्ड एक्सल लोड is the load which is used for road design। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही पूछा कि मैं आपसे पूछूंगा कि पेवमेंट की मोटाई कितनी होगी, थिकनेस कितनी होगी, तो आप पूछ रहे हो लोड कितना है, ये बताओ। मतलब कि स्टैंडर्ड एक्सल लोड ये किस चीज को बेसिकली इफेक्ट करता है? थिकनेस ऑफ द पेवमेंट, ठीक है। इट अफेक्ट्स द थिकनेस ऑफ द पेवमेंट। एग्जाम में आते हैं ऑब्जेक्टिव, थिकनेस ऑफ द पेवमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारा कोड है, अकॉर्डिंग टू कोड हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं IRC डेटा फॉर दिस स्टैंडर्ड एक्सल लोड। हम उसी डेटा को कंसिडर करते हुए चलेंगे। स्टैंडर्ड एक्सल लोड का कुछ IRC डेटा, ध्यान रखिएगा। हमारे पास 3 वैल्यू है जो आप देखोगे, 1, 2, 3। पहला वैल्यू आप पढ़े होंगे 8170 किलोग्राम। दूसरा वैल्यू आपने पढ़ा होगा 8.2 टन। तीसरा वैल्यू आपने पढ़ा होगा 80 किलो न्यूटन। ये तीनों वैल्यू याद रखने की जरूरत है क्या? ये तीनों स्टैंडर्ड एक्सल लोड ही है लेकिन इन डिफरेंट यूनिट। तो क्या हमें ये तीनों वैल्यू याद रखने की जरूरत है? तो अगर आप ध्यान रख पाओ तो रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं जो सबसे न्यू है, सबसे लेटेस्ट है, इट इज योर तीसरा वाला। जो अपना नया वाला कोड है जो 2018 वाला बताया, इंडियन रोड कांग्रेस 37 2018, उसमें स्टैंडर्ड एक्सल लोड 80 किलो न्यूटन दिया हुआ है। उससे पुराने जो कोड थे उसमें 8170 8.2 टन इस तरह से मेंशन था, ठीक है। तो ये तो हुई एक बात। तो ये बहुत सारे चीज आपने जाना रिलेटेड टू स्टैंडर्ड एक्सल लोड। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको स्टैंडर्ड एक्सल लोड दिया हुआ है और मैं पूछता हूं आपसे एक सवाल कि ये आपका रोड है, इस रोड के ऊपर एक व्हील है,
तो व्हील लोड को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया था, व्हील लोड इक्वल टू P। तो ये व्हील लोड की जो वैल्यू होगी, बेसिक वैल्यू, ये क्या होगी, अगर आपका स्टैंडर्ड एक्सल लोड लेट्स सपोज मैं 80 किलो न्यूटन लेता हूं, तो ये व्हील लोड कितना हो जाएगा, 40 किलो न्यूटन की नहीं। क्यों, एक एक्सल के ऊपर दो पहिए लगे हैं, इधर एक पहिया इधर एक पहिया। अभी सिंगल पहिया मान के चल रहा हूं मैं कि यहाँ एक पहिया है, यहाँ एक पहिया है, इस तरफ एक पहिया, इस तरफ एक पहिया। तो एक एक्सल का जो स्टैंडर्ड लोड है, इट इज योर 80 किलो न्यूटन। फॉर डिजाइन वी आर कंसिडरिंग दैट। सो दिस 80 kilo Newton load is shared by 2 wheels. So on each wheel कितना लोड होगा, इधर 40 इधर 40। समझ में आ गया व्हील लोड, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे व्हील लोड जो मैंने बताया 40 किलो न्यूटन, तो ये बताने के लिए मैंने क्या यूज किया है कि यहाँ एक पहिया है, इस तरफ भी एक पहिया है। कुछ व्हीकल्स में आप देखे होंगे, जैसे बड़े बड़े ट्रक्स में, बसेस वगैरह में, उसका जो रियर व्हीकल, रियर एक्सल है, मतलब पिछला वाला एक्सल, उसमें देखे होंगे वहां पे दो दो के सेट में टायर्स रहते हैं, मतलब एक टायर दो टायर, फिर इस तरफ भी एक टायर दो टायर, दो दो के सेट में टायर रहता है। तो उस केस में ये सारा सिस्टम चेंज हो जाता है। वहां पे हम इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड ESWL निकालते हैं, ठीक है। ESWL निकालते हैं, वो चीज अभी आगे बताएंगे कि हम कैसे ESWL निकालते हैं, ठीक है। डुअल व्हील सिस्टम, डुअल एक्सल सिस्टम के लिए, डुअल व्हील एक्सल सिस्टम, उसके लिए हम इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड का कैलकुलेशन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, और वो गेट वगैरह में, SSC वगैरह में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हम आगे कवर करेंगे। अभी यहां तक समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल व्हील असेंबली था, जो एक्सल है उसमें सिंगल व्हील सिस्टम है वो, ये ध्यान में रखते हुए चलना आपको। क्लियर है, लिख लीजिए इन सब चीजों को। लिखते लिखते बात को सुनिए। देखिए, ये जो स्टैंडर्ड एक्सल लोड की मैंने वैल्यू आपको बताई, 8170 kg, 8.2 टन, 80 किलो न्यूटन, ये सारे तो वैल्यूज हैं जो IRC कोड ने कहते हैं, जो और एक रोड का डिजाइनर जो है वो इन वैल्यूज को यूज करता है टू डिजाइन द रोड, ओके। लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या सोचते हैं, इस लोड के करस्पॉन्डिंग तो हमने डिजाइन कर दिया है रोड को, लेकिन इन रियल लाइफ प्रैक्टिकली हम ये चाहेंगे कि जो व्हील लोड आ रही हो व्हीकल पे, वो इसके करस्पॉन्डिंग, स्टैंडर्ड एक्सल लोड के करस्पॉन्डिंग कम आ रही हो, तभी तो आपका सेफ होगा, क्योंकि आपने उस रोड को डिजाइन ही किया है फॉर सिंगल व्हील लोड, लेट्स सपोज 40 किलो न्यूटन, एंड लोडिंग गाड़ी में कुछ ऐसा आ गया कि सिंगल व्हील लोड इज नाउ 60 किलो न्यूटन। तो मेरे को ये बताइए, क्या आपका डिजाइन सेफ है? नो। और IRC कहता है आप 80 किलो न्यूटन के लिए डिजाइन करो एक्सल लोड। समझ रहे हो बात को? जो डिजाइन जिस लोड के करस्पॉन्डिंग किया है, उससे कम आपका रियल लाइफ में आना चाहिए लोडिंग। इसलिए ये चीज को मेजर करने के लिए बहुत सारे टोल गेट वगैरह पे आप देखे होंगे कि वेग ब्रिज, मतलब एक ब्रिज जैसा होगा, छोटा सा एक प्लेट जैसा लगा रहेगा, स्प्रिंग बैलेंस, जिसके ऊपर ट्रकों को खड़ा कर दिया जाता है, और एक डिस्प्ले लगा रहता है जहां पे वेट दिखा देता है टन में, जो भी यूनिट है उस यूनिट में आपको वेट दिखा देगा कि इतना का ये वजन लेके चल रहा है। तो वहां से हम ये कैलकुलेशन कर लेते हैं कि एक एक्सल पे कितना लोड आ रहा है। तो स्टैंडर्ड एक्सल लोड की क्राइटेरिया के अंदर है कि नहीं है तो चालान काट देंगे, माल खाली करवा देंगे, क्योंकि आपका रोड ही उससे अधिक लोडिंग के लिए नहीं बना है, 80 किलो न्यूटन से अधिक लोडिंग के लिए। सो आप कैसे अलाउ कर सकते हो? ऑब्वियसली वो रोड को डैमेज कर देगा, समझ रहे हैं? इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट रोड्स के ऊपर वेग ब्रिज लगाया जाता है, और ये ट्रक वाले, बस वाले अपना फायदा देखने के लिए ओवरलोडिंग, बस में तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ट्रक्स वगैरह में ओवरलोडिंग कर लेते हैं, ठीक है। और यही सब चीज पर्पस है कि इस कारण से जो व्हीकल डिजाइनर है, जैसे टाटा कंपनी होगी, महिंद्रा कंपनी होगी, ये सारे बड़े बड़े गाड़ियों का निर्माता, मतलब डेवलप करते हैं, इसका बनाते हैं, ये लोग अपना एक रेटिंग देते हैं, कैपेसिटी देते हैं कि इतना से अधिक टन का लोड लेके ये गाड़ी नहीं जा सकता। वो सारा लोडिंग जितना भी है, सब कुछ ये एक्सल लोड के लिमिट के अंदर में है। क्यों? अगर इसके बाहर जाएगा
तो वो गाड़ी को भारत में किसी भी सड़क पे चलाने के लिए परमिशन नहीं मिलेगा। समझ गया बात को? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है ये वैल्यूज 8170 8.2 टन या 80 किलो न्यूटन। तो ध्यान क्या रखोगे? 80 किलो न्यूटन ध्यान में रखो। 8170 8.2 टन मेरे को ऐसे भी ध्यान में, आपको भी हो गया होगा। ओके, तो ये तो बात रही स्टैंडर्ड एक्सल लोड के बारे में। अब चलिए नेक्स्ट डिजाइन पैरामीटर के ऊपर चलते हैं, जिसका नाम है रिजिडिटी फैक्टर। रिजिडिटी फैक्टर, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है RF से। क्या होता है ये रिजिडिटी फैक्टर? रिजिडिटी फैक्टर इस बच्चा लोग रेशियो ऑफ कॉन्टैक्ट प्रेशर अपॉन टायर प्रेशर। सुनिएगा बात को, सब कुछ वन बाय वन करके पॉइंट को समझेंगे, जिससे कि आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेगा। कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं रहेगा जो आपने कॉपी में लिखा होगा वो आप समझे नहीं होंगे, भरोसा रखिए। तो रिजिडिटी फैक्टर इक्वल टू कुछ दो चीजों का एक रेशियो है, मतलब कॉन्टैक्ट प्रेशर अपन टायर प्रेशर का रेशियो है। जब भी हम रोड को डिजाइन करते हैं, हमेशा एट द टाइम ऑफ डिजाइन करस्पॉन्डिंग टू डिजाइन कंडीशन हम रिजिडिटी फैक्टर को 1 कंसिडर करके डिजाइन करते हैं। ओके, व्हेनेवर, या फिर ऐसे लिखिए, फॉर डिजाइन ऑफ द रोड वी ऑलवेज कंसिडर रिजिडिटी फैक्टर एज 1 फॉर डिजाइन ऑफ रोड we always considered rigidity factor as 1, मतलब RF इक्वल टू फॉर डिजाइन अगर आप 1 कंसिडर कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंडर डिजाइन कंडीशन व्हाट वी आर कंसिडरिंग, फॉर डिजाइन कंडीशन वी आर कंसिडरिंग दैट। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट इज कॉन्टैक्ट प्रेशर CP अपॉन TP, कॉन्टैक्ट प्रेशर बाय टायर प्रेशर। तो हम कंसिडर ये कर रहे हैं कि आपकी जो कॉन्टैक्ट प्रेशर है इट इज इक्वल टू टायर प्रेशर। ठीक है, और ये कॉन्टैक्ट प्रेशर इक्वल टू टायर प्रेशर की जो वैल्यू ली जाती है फॉर डिजाइन कंडीशन इट इज 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वैल्यू याद रखना होगा। इसकी जो वैल्यू है ये हम कितना कंसिडर करते हैं फॉर डिजाइन कंडीशन? 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये हो गया रिजिडिटी फैक्टर। अब इसके बारे में समझते हैं। चलिए, इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कॉन्टैक्ट प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, टायर प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। इन सब चीजों को समझना शुरू करते हैं 1 बाय 1। और उससे भी पहले एक चीज में और एक पॉइंट आपको बता दूं कि ये जो रिजिडिटी फैक्टर, इसका टर्म ये देखो, रिजिड, ठीक है। रिजिडिटी फैक्टर इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग कंडीशन कुछ ऐसा बनता है, देखिए, कि जब आप रिजिडिटी फैक्टर जब आपका 1 है और उसके करस्पॉन्डिंग आप व्हीकल रोड के ऊपर चला रहे हो तो आपको कंफर्ट फील होगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह का तकलीफ नहीं होगा। मतलब गाड़ी को रोड के ऊपर चलाने के संदर्भ में हल्का और कंफर्ट बहुत अच्छा महसूस होगा आपको, समझ रहे हैं? उस चीज को ध्यान रखते हुए इसको इस तरह से डिफाइन किया गया है। कंफर्ट के करस्पॉन्डिंग कंफर्ट लगेगा, इसलिए रिजिडिटी फैक्टर 1 लिया गया है। अब रिजिड और लाइट फीलिंग के बारे में मैं आपको अभी समझाता हूं, ठीक है। उससे पहले चलिए समझते हैं कि व्हाट इज दिस कॉन्टैक्ट प्रेशर एंड व्हाट इज दिस टायर प्रेशर। मान लीजिए ये आपका एक रोड है, ये आपका एक रोड है। इस रोड के ऊपर आपकी टायर ये आपका चक्का है, पहिया, व्हील।
तो आप देखे होंगे जब पेट्रोल पंप वगैरह पे जाते हैं तो पेट्रोल भरवाने के लिए जाते हैं तो गैस भरा जाता है, हवा भरा जाता है, ठीक है, वो हवा भरा जाता है। तो वो जो हवा है वो क्या करता है, वो इस टायर के अंदर जब जाती है तो इसको फुलाने का कोशिश करती है। क्यों? जब भी किसी चीज में हवा भर दोगे वो वहां से बाहर निकलने का कोशिश करेगा, फैलने का कोशिश करेगा। तो सेम चीज वही चीज है। तो वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, मतलब टायर का जो सरफेस है इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है, समझे क्या? तो वो जो इंटरनल प्रेशर है उसको हम कहते हैं टायर प्रेशर। जो कौन लगा रहा है? जो गैस आपने इसके अंदर भरा है, जो एयर आपने इसके अंदर भरा है, ये जो प्रेशर लगा रहा है इसको हम कहते हैं टायर प्रेशर। टायर प्रेशर, ठीक है। ये हो गया टीपी का कॉन्सेप्ट, समझ गया टीपी। दूसरा चीज समझिए, कॉन्टैक्ट प्रेशर। अभी देखिए रोड के ऊपर गाड़ी चल रही है, रोड के ऊपर जब गाड़ी चल रही है तो आपका पहिया जो है, आपका जो पहिया है वो रोड के सरफेस के ऊपर कांटेक्ट में है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। जहां पर वो कांटेक्ट में है उसी पर्टिकुलर पॉइंट से आपका जो व्हील लोड है वो पास कर जा रही है रोड के ऊपर। उसी पर्टिकुलर पॉइंट से ना, जहां पर कांटेक्ट में वही पर्टिकुलर पॉइंट से व्हील लोड अप्लाइड है। सो लेट्स सपोज दिस इज द पॉइंट जहां पर ये कांटेक्ट में है और यहां से व्हील लोड अप्लाइड है P। क्या समझे? वहां से वो व्हील लोड अप्लाइड है P, ठीक है। नाउ अब देखिए मैं यहां पे आपको एक चीज हाईलाइट करवाने का कोशिश करूंगा। हमको प्रेशर निकालना है। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? लोड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहां पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया हमको चाहिए होता है वो क्या चाहिए होता है? द कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन द टायर एंड द रोड सरफेस। वो एरिया कितना है वो मेरे को पता लगाना है। जितना एरिया मेरा निकल जाएगा वो एरिया, मतलब ये लोड बाई वो एरिया कर दूंगा तो मेरा कॉन्टैक्ट प्रेशर निकल जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखो इस डायग्राम में ये वो एरिया है। अब देखिए ध्यान से, दिस इज योर एरिया। लेट्स सपोज इस एरिया को मैं कहता हूं ए। ये क्या है? कॉन्टैक्ट एरिया, कॉन्टैक्ट एरिया। सो कॉन्टैक्ट प्रेशर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? P अपॉन ए। P क्या है? व्हील लोड बाई कॉन्टैक्ट एरिया की नहीं। यहां तक बात समझ रहे हैं? अब देखिए ये जो कॉन्टैक्ट एरिया है इसका अपने आप में एक शेप है। इसके शेप के बारे में सोचो। ये एरिया आखिर निकालोगे कैसे? ये एरिया आप तभी निकाल पाओगे जब तुम्हारे पास कुछ शेप होगा। फॉर एग्जांपल मैं कह दूं ये एरिया रेक्टेंगुलर है तो L इंटू बी, ये एरिया स्क्वायर है या फिर ये एरिया ट्रेपेजोइडल है। तो इस तरह का कुछ ना कुछ शेप होना चाहिए कॉन्टैक्ट एरिया के लिए। तो वो शेप क्या है यहाँ पे, ये हम कैसे पता लगाएंगे? इमेजिन करो, देखो जब ये रोड का सरफेस है इसके ऊपर तुम्हारा पहिया है, तो सोचो रोड के सरफेस और पहिया के बीच में जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो किस तरह का होता है? वो लगभग इलिप्टिकल होता है, इस तरह का होगा, एलिप्टिकल। ये एरिया, ये पोर्शन कॉन्टैक्ट में रहती है, समझ रहे हैं? तो दिस इज योर एक्चुअल कॉन्टैक्ट एरिया शेप, एक्चुअल शेप फॉर कॉन्टैक्ट एरिया। वो क्या है? एलिप्टिकल। तो एलिप्टिकल अगर कॉन्टैक्ट एरिया हम कंसिडर करके इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, लेकिन बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैलकुलेशन, for simplification of calculation, for easiness in calculation, what we do is we assume that the shape of the contact area is circle. We assume shape of contact area
ए सर्कल। तो ये मैंने एज्यूम कर लिया कि मेरा जो शेप है कॉन्टैक्ट एरिया का वो एक सर्कल है, तो ये सर्कल मैंने यहां आपको बना के दिखा दिया, दिस इज दिस सर्कल। तो ये सर्कल का जो रेडियस है, ये मान लो इसका रेडियस है, इसको मैं कहता हूं स्मॉल ए। तो कॉन्टैक्ट एरिया कितना हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर। इस तरह से कॉन्टैक्ट एरिया निकल जाएगा। तो ये कॉन्टैक्ट एरिया जैसे निकल गया तो आप व्हील लोड आपके पास होगा, तो वहां से आप कॉन्टैक्ट प्रेशर निकाल लोगे। सो दिस इज ए टेक्निक टू कैलकुलेट द कॉन्टैक्ट प्रेशर। तो अब होप कर रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको टायर प्रेशर और कॉन्टैक्ट प्रेशर के बीच में क्लियर कट डिफरेंस मालूम हो चुका होगा। तो टायर प्रेशर क्या है, इट इज वन टाइप ऑफ इंटरनल प्रेशर, इट इज इंटरनल प्रेशर। कॉन्टैक्ट प्रेशर अलग चीज है। कॉन्टैक्ट प्रेशर कहां पे डेवलप हो रही है, टायर और रोड के बीच में जो कॉन्टैक्ट एरिया है वहां पर डेवलप हो रही है कॉन्टैक्ट प्रेशर। समझ में आ रहा है, वो वहां पे डेवलप हो रही है। और इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे। चलिए इससे जुड़ा और एक बात अभी देखते हैं, ठीक है। एक टेबल देखिए, यहां पे लिखिए आरएफ का वैल्यू, यहां पे लिखिए कॉन्टैक्ट प्रेशर, इधर लिखिए टायर प्रेशर, यहां पे लिखिए कंडीशन। इस टेबल से कुछ इंपॉर्टेंट डेटा को समझने का कोशिश करते हैं। रिजिडिटी फैक्टर की जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू होगी 1 जब टायर प्रेशर की वैल्यू होती है 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड कॉन्टैक्ट प्रेशर मतलब कॉन्टैक्ट प्रेशर एंड टायर प्रेशर की भी जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू इतना। तो ये जो कंडीशन है दिस इज योर डिजाइन कंडीशन, एंड करस्पॉन्डिंग टू दिस कंडीशन अगर आप व्हीकल को चलाओगे रोड के ऊपर देन यू विल फील कंफर्ट, आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, यू विल फील कंफर्ट, कंफर्ट, ठीक है। ये कंफर्ट कंडीशन है। अब दूसरा कंडीशन का बात करते हैं, केस 2। केस 2 ये होगा कि आपका जो रिजिडिटी फैक्टर है आरएफ, इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर। अब रिजिडिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, CP/TP। तो इसका वैल्यू 1 से ग्रेटर कब होगा, ये रेशियो 1 से ज्यादा कब होगा, व्हेन योर कॉन्टैक्ट प्रेशर इज ग्रेटर देन 7 की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है इससे ज्यादा है, एंड टायर प्रेशर इज लेस देन 7। कॉन्टैक्ट प्रेशर ग्रेटर देन 7, टायर प्रेशर लेस देन 7 रेशियो में डालो तो रिजिडिटी फैक्टर विल बी ग्रेटर देन 1। तो ये कंडीशन का मतलब क्या हुआ, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इट इज ग्रेटर देन 1। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस ये कि आपको रिजिड फीलिंग आएगी, मतलब गाड़ी का जो स्पीड है ना, व्हीकल का स्पीड वो कम हो जाएगा। आप भले एक्सेलरेशन दे रहे हो लेकिन स्पीड कम हो जाएगा, क्योंकि रोड के ऊपर वो पकड़ के चल रहा है आपका टायर, क्योंकि टायर प्रेशर कम हो गया तो चक्का ज्यादा दबेगा। क्यों, चक्का कंप्रेशन में आ जाएगा जब आपका टायर प्रेशर कम होगा, तो कंप्रेस होगा चक्का ज्यादा, तो कॉन्टैक्ट, समझ रहे हो, कॉन्टैक्ट एरिया ज्यादा हो जाएगा, मतलब वो चक्का दब जाएगा, ज्यादा दबेगा। तो एक मतलब अच्छा फीलिंग नहीं आएगा आपको, एक रिजिड फीलिंग आएगा, मतलब महसूस करोगे आपकी गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही है, या फील भी कर पा रहे होगे। उस फीलिंग को हम कहते हैं रिजिड फीलिंग, रिजिड फीलिंग। ये सब किताबें नहीं मिलेगा, पर्सनल फीलिंग है हमारी। तीसरा केस, रिजिडिटी फैक्टर इज लेस देन 1, ये रेशियो आपका, अच्छा इस केस में पहले यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लीजिए कि अगर जो स्टैंडर्ड वैल्यू यहाँ पे दिया है टायर प्रेशर का, उससे कम अगर है टायर प्रेशर का वैल्यू, मतलब टायर इज अंडर कंप्रेशन। ये भी पूछेगा आपको, जो आपका टायर चला गया वो कंप्रेशन में चला गया और आपको गाड़ी चलाने में रिजिड फीलिंग लगेगी। नाउ रिजिडिटी फैक्टर विल बी लेस देन 1, ये कंडीशन कब हो सकता है, व्हेन योर कॉन्टैक्ट प्रेशर इज लेस देन 7 एंड टायर प्रेशर इज ग्रेटर देन 7, मतलब डिनोमिनेटर अधिक हो गई न्यूमरेटर से, तो आपका रेशियो लेस देन 1 हो जाएगा। और इस केस में आपका जो टायर है इट विल बी अंडर टेंशन, अंडर टेंशन, ठीक है। रोड के ऊपर ज्यादा पकड़ नहीं रहेगा आपका टायर का,
समझ में आ रहा है? रोड के ऊपर ज्यादा एरिया कांटेक्ट में नहीं रहेगी आपके टायर का, मतलब रोड के ऊपर ज्यादा पकड़ नहीं रहेगा, टायर एकदम टाइट है, भरा हुआ है, और आपको हल्का महसूस होगा गाड़ी चलाने में, लाइट फीलिंग लगेगी, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लाइट फीलिंग। क्लियर है? आप देखोगे जो अपना स्टैंडर्ड है टायर प्रेशर जो डिजाइन के लिए कंसिडर किया जाता है वो कितना है, 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपको रियल लाइफ में भी काम आएगी, प्रैक्टिकल चीजों में। यहाँ पे देखिए जो लाइट फीलिंग, रिजिड फीलिंग, कंफर्ट फीलिंग, इसके बारे में जो कह रहा हूं इसको और एक तरह से समझ सकते हैं कि देखिए जब टायर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा हो रही है, कॉन्टैक्ट प्रेशर कम हो रही है, टायर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब आप ज्यादा हवा भर रहे हो, ठीक है, टायर आपका ज्यादा टेंशन में आ गया, ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रेशर की वैल्यू कम है मतलब रोड के ऊपर टायर का पकड़ कम है, तो उतना एनर्जी आपका लॉस नहीं हो रहा है एक तरह से, ठीक है, जो आपका गतिविधि को कम करेगा, आप फास्ट स्पीड में मूव करोगे। लेकिन यही अगर दूसरा वाला केस हो जाएगा कि आपका जैसे जैसे टायर प्रेशर कम होगा, कॉन्टैक्ट प्रेशर बढ़ेगा, आपका चक्का का पकड़ ज्यादा बनेगा, है ना, और आपकी वेलोसिटी स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि लॉसेस ज्यादा होगा, ठीक है, तो इसलिए आपको आप उसे कहेंगे रिजिड फीलिंग। अब देखो ऐसे नॉर्मली साइकिल का हवा खोल दो फिर साइकिल को चलाओ, या फिर हवा कम करके चलाने का कोशिश करो। दूसरा केस साइकिल में हवा अच्छे से भर के चलाने का कोशिश करो। तीसरा केस बहुत ज्यादा भर के चलाने का कोशिश करो, और एक एडुकेट रख के चलाने का कोशिश करो। आपको ये सारा फीलिंग अपने आप समझ में आने लगेगा। मेरे को कंफर्ट महसूस हो रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को बहुत हल्का लग रहा है। हल्का लगेगा कब, जब ज्यादा हवा भर दोगे। कंफर्ट एक मीडियम रेंज में है, जब बिल्कुल हवा नहीं है, थोड़ा कम है, बहुत कम है, रिजिड फीलिंग आएगा। चलाने में मार रहे हो, पैडल मार रहे हो, लेकिन साइकिल यहां से वहीं तक गया है। समझ गए बात को? ठीक है, तो यही सब चीजें हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिजाइन पैरामीटर है जो कि इसका यूज नॉट ओनली इन फ्लेक्सिबल पेवमेंट, इस चीज का यूज आपको रिजिड पेवमेंट में भी होगा और बहुत जगह होगा आगे चल के। तो ध्यान रखना है इस पैरामीटर को, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ये वाला जो टेबल मैंने डिस्कस किया है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है, खास करके ये रिजिडिटी फैक्टर के रेशियो पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपसे पूछेंगे। और ये 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का तो वैल्यू आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। और कंफर्ट कंडीशन, रिजिड फीलिंग, लाइट फीलिंग वाला केस, कब टायर टेंशन में जा रहा है, कब टायर कंप्रेशन में जा रहा है, इन सब चीजों को ध्यान में रखिए, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सब कुछ किताब में बहुत डिटेल में बहुत बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है, तो उतना जानने का कोई जरूरी नहीं है। हम एक टेबल में इसको समराइज कर दिए, बस इतना ही आपको जानने का जरूरत है, ठीक है। आप इतना ही ध्यान रखो, जो भी क्वेश्चन आएगा सब टिक लग जाएंगे। कॉन्सेप्चुअली भी कोई ये नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी टिक लग जाएंगे। तो ये थी आपकी पहली डिजाइन, दूसरी डिजाइन पैरामीटर। अब जो तीसरा डिजाइन पैरामीटर हमको पढ़ना है, दैट इज इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड। ओके, इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। तो मैं ये चाह रहा हूं कि वो कॉन्सेप्ट को मैं अलग ही वीडियो में डिस्कस करूंगा। फिर हम शुरू करेंगे फ्लेक्सिबल पेवमेंट का पेवमेंट थिकनेस को निकालने के डिजाइन मेथड्स, ठीक है। तो फॉर नाउ थैंक यू। यू कैन एनरोल इनटू आवर कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग फाउंडेशन कोर्स, जो कि आपकी कंसेप्ट को डेवलप करेगा, एंड द एनरोलमेंट फी इज 3,499। दिस इज वैलिड फॉर लिमिटेड टाइम। ओके, थैंक यू। कॉन्टैक्ट करने के लिए 7008 420 353। गुड लक, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।